नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जब से मोदी जी ने मोहर लगाई है तब से बटेंगे तो कटेंगे योगी जी का नारा जो है वो चारों तरफ इतना गूंज रहा है कि भाई आज पता चला है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर सभी जगह लगना आरंभ हो गए और महायुति की जो सीट शेयरिंग थी वो भी पक्की हो गई, फाइनल हो गई। यानी अब जो है वो हो गया है 155 बीजेपी और 80 शिवसेना और 53 एनसीपी यानी कि अजीत दादा पवार। तो अब ये फाइनल हो जाने के बाद और जो लाइन है वो भी फाइनल कर दी गई है, वो लाइन फाइनल कर दी गई है, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा के चुनाव के बाद में जो भी विश्लेषण किया गया है उसमें यह पता चला है कि इस बटेंगे तो कटेंगे नारे का बहुत प्रभाव पड़ा है हिंदू मानस पर, हिंदू जनता पर। अब ये कहा किस परिप्रेक्ष्य में गया था, क्योंकि हरियाणा में इसका इम्पैक्ट इतना पड़ा है, वो बड़े आश्चर्य की बात इसलिए भी है कि हरियाणा में जो मुस्लिम जनसंख्या है वो केवल 2-3% है और एक ज़िले यानी कि नूह ज़िले में केवल वहीं पर सीमित है ये। उसके अतिरिक्त पूरे हरियाणा में मुसलमानों की संख्या नगण्य है, ना के बराबर है। आपको पता होना चाहिए कि 1947 के दंगों में जब पश्चिमी पंजाब से हिंदुओं और सिखों की कटी हुई लाशें आने लगी थी ट्रेनों के माध्यम से, और उसके बाद पंजाब में यानी उस समय ये जो पूरा हरियाणा था, हिमाचल प्रदेश था और पंजाब था, ये सारा का सारा पंजाब हुआ करता था। तो यहाँ पंजाब में और ये अम्बाला डिवीज़न हुआ करता था जो आज का हरियाणा है, ये लगभग पूरा का पूरा जो था ये अम्बाला डिवीज़न था। कुछ जो था वो फिरोजपुर डिवीज़न में था, ये सिरसा वगैरह, बाकी ये सब अम्बाला डिवीज़न था। तो इसमें से भी आप ये देखिए कि सारे मुसलमान यहाँ से भगा दिए गए थे। और आपको ये भी बताया कि जो नूह के, जो मेवात के जो मुसलमान थे उनको भी भगा दिया गया था। उनको हमारे गांधी जी जाके उनको रोक दिए और उस रोकने का परिणाम आज ये है कि वो मेवात बिल्कुल नासूर बन के बैठा हुआ है हरियाणा और राजस्थान और कुछ उत्तर प्रदेश के भाग में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के भाग में ये किसी तरह की बदमाशी आजकल नहीं करते क्योंकि वहाँ योगी जी का जलवा है। तो योगी जी ने इसी तरह से बटेंगे तो कटेंगे का नारा वहाँ दिया और वहाँ भी हिट हो गया। महाराष्ट्र में तो भाई ये नासूर जो है ये स्थान स्थान पर है। आप ये देखिए कि जो कन्हैया लाल वाला जो उदयपुर का जो प्रसंग हुआ था, सर तन से जुदा वाला, और नूपुर शर्मा के बाद में जो मेजर इंसिडेंट्स हुए वो महाराष्ट्र में हुए। उमेश कोले वाला जो इंसिडेंट है वो महाराष्ट्र का है। और अभी इस समय भी आप देखें कि आपके रामगिरी महाराज वाला जो इंसिडेंट है वो भी महाराष्ट्र का है। अब आपको ध्यान ना हो तो मैं याद दिला दूं आपको कि रामगिरी महाराज वाला इंसिडेंट क्या था। कि रामगिरी महाराज जी ने भी कुछ बातें कही थी, जिन बातों को जो विशेष समुदाय है वो आपत्तिजनक मानता है। लेकिन भाई तुम कब तक इन बातों से बचोगे? पूरा विश्व यह बोल रहा है। आप ये देखें कि इस समय तो विश्व में स्थिति ये बन गई है कि यूरोप में 17 देश मिलकर वो कह रहे हैं कि भाई सारे के सारे जो ये इस्लामी रेफ्यूजीज़ हैं, शरणार्थी हैं, इनको हम बाहर भेज रहे हैं, इनको हमें अपने देश में नहीं रखना, क्योंकि ये आते तो हैं यहाँ पर हाथ जोड़ के और कृपा की भीख मांगते हुए, लेकिन आते ही कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर शरीयत नाफिज करने की बात करने लगते हैं। तो हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, उससे शरीयत से किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं है। इसलिए ये लोग जो है वो मानते नहीं हैं, ये हमारी वैल्यूज़ जो है अडॉप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम इनको सबको बाहर भेज रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखें कि नीदरलैंड्स में तो मस्जिदों को भी अधिग्रहित कर लिया गया है और कहा है कि भैया कोई मस्जिद नहीं चलेगी, क्योंकि मस्जिदों से अन्यथा की बकवासबाजी की जाती है और वहाँ पर एक तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग की दी जाती है और जो नैरेटिव्स हैं वो बनाए जाते हैं।
तो अब महाराष्ट्र में आपको पता है कि कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं। सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इसमें मुंबई है। मुंबई में लगभग 25% संख्या मुसलमानों की, आप जानकर आश्चर्य होगा। हालांकि पहले जो ये मुसलमान हुआ करते थे वो अधिकतर मेमनी या बोहरे या इस तरह के मुसलमान या ज़्यादा हुआ करते थे, जो ट्रेडिंग क्लास हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में आप देखें कि उत्तर प्रदेश से उठकर बड़ी पॉपुलेशन पहुंची है मुंबई, और मुंबई में भी जो है ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बन गया है, और अधिकतर जो अब मुसलमान हैं वो मेमनी, कच्छी और बोहरे ना होकर अब हो गए हैं वही ST/ST वाले। तो ST/ST वालों का तो मामला अब किसी भी तरह से किसी से सामंजस्य बैठ नहीं रहा है। आपको मैंने बताया था कि वक्फ के मामले में क्या चल रहा है, और वक्फ के मामले में किस प्रकार से मुंबई में जगह जगह कब्ज़े किए गए हैं, और उन कब्ज़ों को हटाने के लिए सोचने से भी इनके झुरझुरी फैलने लगती। अब बटेंगे तो कटेंगे यह नारा कितना प्रभावी महाराष्ट्र में होगा, इसका मैंने आकलन करवाया है, और यह पता चला है कि यह नारा जो है महाराष्ट्र में हरियाणा से भी लगभग 20-25% अधिक प्रभावी होने वाला है और हो रहा है। तो महाराष्ट्र में और भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना जो है वो बहुत ही सफल है, और बहुत ही उस पर पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का सफाया पिछली बार विदर्भ और मराठवाड़ा में हुआ था, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार विदर्भ और मराठवाड़ा में उनकी स्थिति ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र में भी वो पीछे थे, और पश्चिमी महाराष्ट्र में इसीलिए लिया गया है साथ में अजीत पवार को। यद्यपि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई अजीत पवार को साथ में मत लीजिए, लेकिन ऑन बैलेंस ये पाया गया कि भाई अजीत पवार जो है वो कम से कम 20 सीटें तो पश्चिमी महाराष्ट्र में निकाल के ले आएंगे, और शिवसेना और हमारे बीजेपी ये मिलके भी लगभग 20 सीटें ले आए अगर, तो फिर जो वहाँ 70 सीटें हैं वो 70 सीटों में से लगभग 35 सीटों पर तो इनका परचम फहरा सकता है। बाकी शरद पवार वहाँ बहुत स्ट्रांग है, तो वो शरद पवार तो अपना वो कारनामा उसी क्षेत्र में ही दिखाएंगे, क्योंकि सबसे अधिक सीटें जो है महाराष्ट्र में वो कहाँ हैं, सबसे अधिक सीटें हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 सीटें हैं। उसके अलावा 62 सीटें 62 सीटें विदर्भ में हैं, 46 सीटें मराठवाड़ा में। उसके अतिरिक्त 36 सीटें मुंबई में हैं, 38 सीटें कोंकण में। मतलब इस कोंकण में जो 38 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है आपके जो 4 बृहद मुंबई हैं, यानी कि पालगढ़, ठाणे, कल्याण, भिवंडी, ये भी उसमें सम्मिलित हैं, ये भी उसी कोंकण क्षेत्र में आ गए। तो इसके हिसाब से लगभग 38 सीटें बनती हैं इस क्षेत्र में, कोंकण क्षेत्र में, और लगभग 36 सीटें बनती हैं खानदेश या नॉर्थ महाराष्ट्र क्षेत्र में, जिसमें आपके ये नासिक, धुले, जलगांव, रावेर, ये सारा जो क्षेत्र, ये शिरडी, ये क्षेत्र आते हैं। तो इसमें कोंकण जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का स्ट्रांग होल्ड है, इसलिए वहाँ अधिक समस्या कोई नहीं देख रहे हैं। मुंबई में भी शिवसेना का होल्ड बहुत कम हो गया है, और मुंबई में ये जो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो स्लोगन है ये सबसे अधिक लोकप्रिय हो रहा है। और आप ये देखें कि सबसे अधिक मांग योगी जी की मुंबई क्षेत्र से ही आ रही है। मुंबई क्षेत्र के अतिरिक्त सबसे अधिक मांग योगी जी की जो है, आपको आश्चर्य होगा कि वो मराठवाड़ा से आ रही है, क्योंकि ये मराठवाड़ा जो था, जो लगभग पूरा का पूरा जो मराठवाड़ा क्षेत्र था, ये निज़ाम के अंतर्गत हुआ करता था। जो निज़ाम की जो सल्तनत थी, निज़ाम की सल्तनत के नीचे होता था। तो आप ये देखें, जो पुराना औरंगाबाद, आज का संभाजी नगर, यहाँ से चलते हैं आप तो ये पूरा औरंगाबाद, जालना, बीड़, लातूर, उस्मानाबाद, ये सारे क्षेत्र जो हैं ये इसमें आते हैं आपके मराठवाड़ा में। तो यहाँ पर निज़ाम के कारण मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी अधिक है। यहाँ पर 15% से अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उसके अतिरिक्त मुंबई में पॉपुलेशन ज़्यादा है। और कोंकण इत्यादि में, यानी कि कोंकण का जो नीचे का हिस्सा है उसमें तो नहीं है, लेकिन भिवंडी, ठाणे, इनमें काफ़ी है। पालघर ट्राइबल है।
इसको देखते हुए ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है वो मुझे लगता है कि ये बहुत कारगर होने वाली है। आपका क्या विचार है? विशेषकर जो लोग महाराष्ट्र से इसको देख रहे हैं वो हमें टिप्पणी करके बताएं कि क्या हमारा विश्लेषण जो है वो सही दिशा में है। और इसके अतिरिक्त भी आपके कोई और चुनाव के बारे में आपको जो भी देखने को मिल रहा हो, जो आपके ऑब्जर्वेशन हो, ऐसे तुक्के वाले नहीं, जो आपके विश्लेषणात्मक जो ऑब्जर्वेशन हो उनको हमारे साथ शेयर करें तो हमें भी आकलन में सुविधा होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।